प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गोलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए डॉक्टर गुरमीत सिंह सर का एक बहुत महत्वपूर्ण लेख स्त्री अस्मिता का बोध कराती कृष्णा शोभती की मित्रों मर जानी को यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। तो आप लोग धैर्य से ध्यान से सुनिएगा, ठीक। तो इसके पहले वीडियो में हम लोग कृष्णा शोभती पर थोड़ा बहुत चर्चा किया था। तो आज यहाँ पर पर्सनली हम लोग स्त्री प्रश्न की दृष्टि से हम लोग यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। स्त्री अस्मिता का बोध कराती कृष्णा शोभती की मित्रों मर जानी, डॉक्टर गुरमीत सिंह का यह लेख है। साहित्य का यह युग विमर्शों का युग कहा जा सकता है। समाज व संस्कृति से जुड़ा हर वह विषय जो किसी न किसी तरह अपने पारंपरिक रूप से विकसित या विघटित हुआ साहित्य विमर्श का विषय बनकर उभरा है। इन विमर्शों में स्त्री, दलित, आदिवासी, पर्यावरण, राजनीति आदि विषय प्रमुखतः उद्घाटित होते हैं। बात की जाए स्त्री विमर्श की तो यह विमर्श स्त्री की पारंपरिक छवि को तोड़ते हुए समाज में उसके समान अस्तित्व एवं अधिकारों की मांग पर आधारित है। पितृ सत्तात्मक समाज में मर्यादाओं एवं दमघोटू परिवेश से स्वतंत्रता की अभिलाषा तथा समाज में अपने स्वतंत्र अस्तित्व की आकांक्षा स्त्री विमर्श का आधार बनी है। पुरुषवादी मानसिकता के विरुद्ध स्त्री की लड़ाई पुरुषों के विरुद्ध नहीं अपितु उनके द्वारा निर्धारित उन मान्यताओं एवं नियमों के प्रति है जो घर की चारदीवारी को ही उनकी नियति मानते हैं। इस परंपरागत मानसिकता ने एक ओर जहां स्त्री को देवी के स्थान पर प्रतिष्ठित कर उससे उसकी वास्तविक पहचान को छीना, तो वहीं दूसरी ओर उसे दानवी के रूप में चित्रित कर उसकी भर्त्सना की है। ऐसी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्री का न तो स्वतंत्र व्यक्तित्व था, न ही उसकी कोई अस्मिता थी। परंतु समय में बदलाव के साथ साथ स्त्री अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुई। अपनी अस्मिता को बनाए रखने हेतु उसने आवाज़ उठानी शुरू की और यही आवाज़ साहित्य में स्त्री विमर्श की आवाज़ बनकर मुखरित हुई। यह आवाज़ उसके अधिकारों एवं उसके हक की पैरवी करती है। इस आवाज़ में अपनी अस्मिता हेतु सदियों से चले आ रहे संघर्ष की पीड़ा स्पष्टता परिलक्षित होती है। अर्जुन चौहान के शब्दों में सदियों से होते आ रहे शोषण और दमन के प्रति चेतना सदियों से होते आ रहे शोषण और दमन के प्रति चेतना ने ही स्त्री विमर्श को जन्म दिया। स्त्री विमर्श आत्मसम्मान, आत्मचेतना, आत्मगौरव, समानता और समान अधिकारी की पहल का दूसरा नाम है। स्त्री को जहाँ मैं चिंता का एहसास है, समझना चाहिए कि वहीं से स्त्री विमर्श की शुरुआत है। यह मैं की चिंता स्त्री की अस्मिता का बोध है जो इस बात को स्पष्ट करता है कि उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व हो तथा समाज में उसकी अपनी पहचान हो, जहाँ उसे एक वस्तु, देह या देवी के रूप में नहीं अपितु मानवीय के रूप में जाना जाए। यह अस्मिता बोध आधुनिक महिला साहित्यकारों में सशक्त रूप में उभर कर सामने आया। इन लेखकों ने स्त्री की समस्याओं तथा उनके संघर्षों को यथार्थ अभिव्यक्ति प्रदान कर साहित्य के एक नए आयाम को पुष्टि किया। स्त्री सुधार तथा स्त्री को मानवीय अधिकार दिलाने में इन लेखिकाओं की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इन्हीं लेखिकाओं में स्त्री चेतना एवं स्त्री के आंतरिक भावों को निर्भीक अभिव्यक्ति देने वाली कृष्णा शोभती आधुनिक कृष्णा शोभती आधुनिक कथा साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रखती हैं। उनकी कहानियों तथा उपन्यासों में स्त्री जीवन का यथार्थ रूप दिखाई देता है।
उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व में बदलते जीवन मूल्यों तथा सामाजिक स्वरूप को स्पष्टता देखा जा सकता है। उन्होंने नारी जीवन से जुड़ी विद्रुपताओं तथा विसंगतियों को लेखनी में इस तरह पिरोया कि साहित्य जगत में ही नहीं अपितु पूरे समाज में हलचल की स्थिति उत्पन्न हो गई। BBC इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शन कृष्णा शोभती के इस निर्भीक एवं स्पष्टवादी व्यक्तित्व के विषय में लिखते हैं कि कृष्णा शोभती हिंदी में खासकर स्त्री लेखन के शांत शीतल तालाब में ऐसे पत्थर की तरह आई जिसने पूरे तालाब को हलचलों से भर दिया। बेशक उनके पहले की नायिकाएं भी स्वतंत्र और स्वाभिमानी दिखती थी, अपने व्यक्तित्व को खोजती थी, लेकिन वे बड़ी सुघड़ गुड़ियों की तरह थीं जो अच्छी लगती हैं लेकिन जो ऐसी जीवंत नहीं है जो हमें परेशान कर डाले। कृष्णा शोभती ने पहला काम यही किया कि इन गुड़ियों को हाड़ मांस की औरतों में बदला और फिर वह जुबान दी जो मर्दवाद के कानों में शीशे की तरह पड़ती थी। ठीक, उनके इस अलग एवं अद्वितीय अंदाज ने उन्हें औरों से अलग स्थापित किया। उन्होंने अपने स्वभाव और व्यवहार से जहां दूसरों को प्रभावित किया वहीं स्वयं भी कई बार अचंभित हुए बिना न रह पाई। वे अपनी आत्मकथा में लिखती हैं, अजीब सर्द गर्म मिट्टी की तासीर वाली यह तस्वीर मेरी खुद मुझे ही हैरान परेशान करती रही है। दूसरों की निगाह में अपने को देखती हूँ तो एक मगरूर घमंडी और चमक दमक वाला लिबास और अपने को दूसरों से अलग समझने वाला अंदाज अपनी नज़र में जांचती हूँ तो एक सीधी सादी खुददार शख्सियत। वक्त और खुदा दोनों ही जिस पर ज़्यादा मेहरबान नहीं फिर भी अपने जिगर के जोर से जिंदा दिल। ठीक, इस जिंदा दिली के साथ उन्होंने अपनी लेखनी को आवाज़ दी है। मानवीय मूल्यों के प्रति उनकी गहरी आस्था थी और वे मानती थी कि जब तक व्यक्ति स्वयं के प्रति ईमानदार एवं आस्थावान है तभी तक वह समाज के प्रति सही व्यवहार रख सकता है। इस ईमानदारी के बिना उसका जीवन एक झूठ मूठ का आवरण मात्र रह जाता है। भले ही उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को कटघरे में रखा गया, उन पर अनेक आक्षेप लगे, वे निरंतर वाद विवादों में घिरी रहीं, परंतु फिर भी उन्होंने निर्भीकता के साथ इन सब का सामना करते हुए अपने और अपने समाज के प्रति अपने कर्तव्य को निभाया तथा वही कहा और लिखा जो यथार्थ था अनुभूत था। रोहिणी अग्रवाल उनके लेखन के इस विशिष्टता के विषय में लिखती हैं। रोहिणी अग्रवाल उनके लेखन अर्थात कृष्णा शोभती के लेखन की इस विशिष्टता के विषय में लिखती हैं कि उनके लेखन में सवाल समाज के हैं, जवाब नितांत निजी फिर भी सर्वमान्य। सवाल समाज के हैं, जवाब नितांत निजी फिर भी सर्वमान्य। उनकी अभिव्यक्ति एकदम संयमित और स्पष्टता लिए हुए थी। ठीक, आधुनिक समय और समाज के पेचीदा सत्यों को उजागर करने के लिए उन्होंने जिस तरह की जीवंत और सुथरी शैली को अपनाया वह अपने आप में बेजोड़ कही जा सकती है। राजेंद्र यादव के शब्दों में कहें तो मोती दिया जा सके तो मोती चुनना पच्चीकारी या जरदोजी की महीन नफीस कारीगरी शब्दों को कोई भी ऐसा नाम दिया जा सके तो हिंदी में वह सिर्फ कृष्णा जी ने किया है। वे भयानक परफेक्शनिस्ट हैं। अपनी कलम से कभी भी उस चीज़ को बाहर नहीं आने दे सकी जिसकी सारी नोक पलकें उन्होंने दुरुस्त कर ली हो। कृष्णा शोभती स्वयं इस बात को स्पष्ट करते हुए लिखती हैं कि लेखक की लड़ाई अपने लिए नहीं होती बल्कि सही मानों में लेखक वह है जो दूसरों की पीड़ाओं एवं तकलीफ़ों को अभिव्यक्ति देता है। ठीक, दूसरों के लिए लड़ता है, उनके सुख दुख का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। लेखिका ने स्वयं उसी परिवेश एवं उसकी अनुभूति को कथा भाषा में
सृजित किया जो उनके आसपास रही, जो उन्होंने स्वयं और देखी, ठीक, और देखी स्त्री जीवन से जुड़ी परिस्थितियों को जिस बेबाकी से उन्होंने स्पष्ट किया है वह अपने आप में अद्वितीय है। राजेंद्र यादव के कथा अनुसार कृष्णा सोबती का सारी कथा यात्रा से गुजरते हुए कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे अलग अलग समय में उन्होंने अलग अलग रचनाएं नहीं की, एक ही रचना के विभिन्न अध्याय लिखे हैं। जगह काल और बेहद जान जगह काल और परिवेश या नाम बदलकर वे एक ही कहानी को आगे बढ़ाती रही हैं, बहुत सीधे शिल्प और बेहद जानदार जवाब के साथ, और वह है नारी का क्रमशः स्वतंत्र होता हुआ व्यक्तित्व, उसका चीज से व्यक्तित्व और फिर व्यक्तित्व बनना। एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने स्त्री के मन की दमित इच्छाओं तथा आकांक्षाओं को यथार्थ के धरातल पर बड़ी संजीदगी के साथ उकेरा है, ठीक। उनके जीवन से जुड़ी विसंगतियाँ सोबती जी के साहित्य में व्यापक पलक पर देखने को मिलती है। इसी आधार पर उन्हें स्त्री मन की गांठ खोलने वाली कथाकार कहा गया है। कृष्णा सोबती के स्त्री पात्र साहित्य और समाज में अन्य स्त्री पात्रों से विशिष्ट माने गए हैं, ठीक। इस विषय में पुनीता जैन लिखती हैं कि कृष्णा सोबती के अधिकांश उपन्यासों में वर्णित स्त्री चरित्र अपनी व्यथा से लेकर यौन इच्छाओं तक स्वाभाविक रूप में उपस्थित हैं, उन पर उन्मुक्तता आरोपित है और न ही अश्रु अवसाद और न ही अपनी संघर्ष क्षमता। वे सब हैं अपने स्वाभाविक रूप में, मौलिक रूप में। इसी से वर्तमान स्त्री विमर्श में आज़ादी के छलांगे लगाती स्त्री से ज़्यादा विश्वसनीय है कृष्णा सोबती के स्त्री चरित्र, ठीक। इस विश्वसनीयता का आधार है कृष्णा सोबती जी की व्यापक एवं संयमित जीवन दृष्टि तथा सामाजिक प्रतिबद्धता। इसलिए उनके पात्र इतने विशिष्ट बन गए हैं कि कृष्णा सोबती जी को स्वयं के साथ समय बिताना अधिक भाता था, ठीक। वे अपनी अस्मिता को बरकरार रखना चाहती थी, परंतु दूसरे की अस्मिता को ठेस पहुंचाए बिना, और उसका यह अस्मिता बोध ही उनके साहित्यिक स्त्री पात्रों में भी पूर्णतः देखा जा सकता है। कृष्णा सोबती की स्त्री अपनी अस्मिता को बनाए रखना चाहती है। इस बोध के रहते वह कोई बनावटी ढांचा नहीं खोजती, अपितु अपनी स्वाभाविक के साथ उसमें बने रहना चाहती हैं। उसका जो जीवन संघर्ष है, इच्छाएं हैं, वह पूर्णतः स्वाभाविक है, उसकी अपनी है। वह समाज में वस्तु की तरह नहीं अपितु अन्य लोगों की तरह आम मनुष्य बनकर रहना चाहती हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शन के कथा अनुसार कृष्णा सोबती ने हिंदी भाषी समाज को वह दुनिया दिखाई जिसमें स्त्री होने का मतलब देवी या दासी होना नहीं, हाड़ मांस की वे लड़कियां होना भी होता है, ठीक, होता है, जिसकी अपनी इच्छाएं होती हैं, ठीक, जिनकी अपनी हताशाएं होती हैं, जिनकी अपनी विफलताएं होती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जिनके भीतर जीने और समाज में देवी या दासी जीने या लड़ने का अपना माददा भी होता है। उन्हीं हाड़ मांस की पुतलियों को कृष्णा सोबती ने समाज में देवी या दासी की संज्ञा से ऊपर उठाकर उन्हें ठीक आम मानवी के रूप में प्रतिष्ठित किया। उनके लगभग सभी उपन्यासों, चाहे वह डार से बिछुड़ी पासो हो, तीन पहाड़ की जाए हो, या फिर सूरजमुखी अंधेरे की रतिका, सभी में स्त्री की इच्छाएं, उसकी आकांक्षाएं, हताशाएं, विफलताएं, परिस्थितियों से जूझने का जज्बा देखा जा सकता है। परंतु एक पात्र जिसने साहित्य जगत के साथ साथ पूरे पाठक समाज को विचलित कर डाला, वह है मित्रों का अस्मिता बोध, उसकी बेबाकी विद्रोही स्वाभाविक और निर्भीक व्यक्तित्व, पितृसत्तात्मक व्यवस्था और नारी को आदर्श के बंधनों में जकड़ने वाली बेड़ियों का पुरजोर विरोध करता है। कृष्णा सोबती एक साक्षात्कार में मित्रों मरजानी के
कथा सृजन के विषय में कहती हैं कि परत दर परत कहानी खुद ब खुद उभरती उघड़ती चली गई। तन मन की लहर लिए प्यार मनुहार, लड़ाई झगड़े गृहस्थी की जुगलबंदी में गुत्ते चले गए। यह संयुक्त परिवार की बंदिश थी। मित्रों में दहकती आदमी आग, बड़ी मझली से ठुनकती बोल ठानी। बुढ़ापे में भी परिवार को धारण किए गुरुदास और धनवंती संग संग बिताई उम्र के ताव भाव में लीन। कुटुंब परिवार की सीवनों को टाँकते चले जाने को विवश एक परिवार, अपने में एक संसार। पर कोई भी परिवार अपने में संपूर्ण नहीं होता। उसकी चौखट के अंदर उसकी नींवों और सहतीरों में जलजले उठते रहते हैं। मित्रों के रूप में एक जलजला उठ ही आए तो स्वयं बन जाती है मित्रों मर जाने की कहानी। ठीक, मित्रों नामक यह जलजला गुरुदास और धनवंती के संयुक्त परिवार में मझली बहू के रूप में आया। मझली बहू सुमित्रावंती अर्थात मित्रों भारतीय समाज की स्त्रीवादी मान्यताओं और आदर्शवादी विचारों का पूरी तरह प्रतिरोध स्वरूप है। उसे अपने रूप और सौंदर्य पर गर्व है तथा हमेशा वह अपने होने के एहसास को जीवित रखना चाहती है। वह चाहती है, वह करने का मादा भी रखती है। वह वास्तव में बड़ी बेवक्त, निर्भीक और सामर्थ्यवान स्त्री है। वह अपनी दैहिक कामनाओं की तृप्ति हेतु सहज तथा उसकी इस देह मुक्ति की इच्छा को कोई भी पारिवारिक बंधन या सामाजिक मर्यादाएं बांध नहीं सकती है। उसका पति सरदारी लाल उसकी इन इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थ है। वह मित्रों को मार पीट कर काबू में रखना चाहता है। उसके उच्छृंखल व्यवहार से वह बेहद क्रोधित हो जाता है, परंतु मित्रों उसके हर वार का हंसकर सामना करती है। उपन्यास में मित्रों का परिचय ही सरदारी लाल द्वारा उसकी पिटाई किए जाने वाले प्रसंग से होता है। उड़े उड़े बिखरे बालों में सौदाई सी मझली बहू सरदारी लाल से हाथ छुड़वाती थी और तहबंद कसे सरदारी पटाक पटाक धौल जमाता था। ठीक, उसकी सास धनवंती उसे समझाते हुए कहती है, सुमित्रावंती से जिद चढ़ी है तो तू ही आंख नीचे कर ले बेटी, मर्द मालिक का सामना हम बेचारियों को क्या सूहे। बहू ने बिफर कर और ऊंचा सिर उठा लिया और पहले सी ढिठाई से सामना किए रही। धनवंती की यह शिक्षा भारतीय संस्कारों का आधार है, जहाँ कहीं भी स्त्री पुरुष की बराबरी नहीं कर सकती। पति उसका परमेश्वर होता है तथा उसे चाहते न चाहते हुए भी अपनी इच्छाओं का गला घोटना पड़ता है। परंतु मित्रों चुपचाप सहने वाली स्त्री नहीं है। वह बार बार खा कर भी अपना सिर ऊंचा किए रहती है। समाज में प्रायः इस तरह की स्त्री पात्र स्वीकार नहीं होते। प्रियदर्शन के शब्दों में यदि कहें तो उन दिनों हिंदी संसार में अपनी देह से सकुचाई, उसे छुपाने और उसकी कामनाओं को न दिखाने के लाख जतन करती नायिकाओं ने कृष्णा शोभती की उपन्यास मित्रों मरजानी के प्रकाशन के बाद अचानक पाया कि उनके बीच एक मित्रों खड़ी है जो अपने दैहिकता को लेकर कहीं भी संकुचित नहीं है। वह अपने पति से पीट भी जाती है, लेकिन उसके व्यक्तित्व की जो चमक है, उसमें जो संघर्ष का मादा है, वह जैसा खत्म होता ही नहीं है। ठीक, मित्रों का यही संघर्ष और अस्तित्व बोध उसे साहित्य जगत में केंद्रीय पात्र बनाता है। मित्रों में दैहिक संतुष्टि की कामना अत्यधिक प्रबल है। देह मुक्ति का यह प्रश्न मात्र उसके दैहिक संबंधों से नहीं जुड़ा है, परंतु वह उसकी अस्मिता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू है। अपनी देह और रूप सौंदर्य के प्रति उसका गर्वित होना उसके अस्मिता बोध को स्पष्ट करता है। उसका पति सरदारी लाल उसकी दैहिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं करता। वह इस बारे में
बात करने में किसी तरह का संकोच महसूस नहीं करती। वह अपनी जेठानी से बड़ी बेपर्दी और बेबाक लहजे में कहती है, अब तुम ही बताओ जेठानी, अब तुम ही बताओ जेठानी, तुम जैसा सतबल मैं कहाँ से पा पाऊँ लाऊं। देवर तुम्हारा मेरा रोग नहीं पहचानता। बहुत हुआ हफ्ते पखवारे, मेरी देह में इतनी प्यास है, इतनी प्यास है कि मछली सी तड़पती हूँ। ठीक। दीपशिखा अपने एक लेख में लिखती हैं कि भारत के बहुस्तरीय सामाजिक ढांचे में स्त्री का संघर्ष सिर्फ देह की स्वतंत्रता या लिंग की लड़ाई तक सीमित नहीं है। यहाँ स्त्री को कई मोर्चे पर एक साथ लड़ना है। ठीक। और यौनिक स्वतंत्रता इस लड़ाई का अनिवार्य हिस्सा है। ठीक। मित्रों की लड़ाई भी इसी संदर्भ पर आधारित है। वह हर तरह से अपने पति को रिझाने का प्रयास करती हैं, परंतु सरदारी लाल के व्यवहार में कोई परिवर्तन नजर नहीं आता। वह मित्रों के प्रति उपेक्षित रवैया ही अपनाए रहता है। मित्रों उसकी इस उपेक्षा को उसकी असमर्थता साबित करते हुए कहती हैं, मेरा यह बेअक्ल मर्द जना यह नहीं जानता कि मुझसी दरियाई नार किस गुर से काबू आती हैं। मैं निगोड़ी बंठन बैठी हूँ तो गबरू सौदा सुल्फा लेने उठ जाता है। अरे जिसने नार मुटियार को सुधारने की पढ़ाई नहीं की, वह इस बालों की बालूगढ़ी को क्या सधाएगा। ठीक। इस तरह की बात वह सरदारी के साथ साथ अपने जेठ बनवारी के विषय में भी कहती है तथा दोनों के पौरुष को प्रश्न चिन्हित करते हुए कहती है, मर्द जने होते तो चटखारे ले ले मुझे चाटते या फिर शेर की तरह चबा डालते। मर्द जने होते तो चटखारे ले मुझे चाटते या फिर शेर की तरह कच्चा चबा डालते। मित्रों के इस तरह के संवाद पूरी भारतीय संस्कृति में नारी संबंधी मर्यादित मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। परंतु मित्रों में अपने इस व्यवहार के प्रति कोई अपराध बोध नहीं है। वह पूर्णतः इन तथाकथित सामाजिक आदर्शों से मुक्त एक स्वतंत्र अस्तित्व है। उसके लिए देह प्रेम एवं तृप्ति का एक माध्यम है। इसे बंधनों में बांध कर रखना एक अनुचित मानती है। दैहिक संतुष्टि के बिना वह जीवन को व्यर्थ समझती है। अपने अशांत मन और अतृप्त देह को संतुष्ट करने हेतु इस उन्मुक्तता का चित्रण करते हुए सोबती जी उपन्यास में लिखती हैं कि एकाएक मित्रों की आंखों में कोई मद उतर आया, खींच गले की ओढ़नी उतारी, कुर्ता फिर सलवार उतार परे फेंके और हंस कर बोली। बनवारी कहता है, मित्रों तेरी देह क्या निरा सिरा है? सिरा उस नाश होने से कहती हूँ। ठीक। उस नाश होने से कहती हूँ, अरे इस शरीर में तेरी जान को डंक मारते सर्पों की फौज पलती हैं। मित्रों का यह निसंकोची स्वभाव उसके घर वालों को रास नहीं आता, परंतु मित्रों इन सब की परवाह किए बिना अपनी बात को बिना किसी दबाव के कहना जानती है। वह बनवारी से कहती है कि वह किसी पर पुरुष से अगर हंसकर बात कर भी लेती है तो उसने अपने पति को छोड़ा तो नहीं है। वह सपाट बयानी में बनवारी से कहती है तो आगे पीछे हो गया, देखते हैं कहाँ चला गया। ओहो, लगता है यही में। ठीक। वह सपाट बयानी में मित्रों से कहती है, बनवारी से कहती है। ठीक। बनवारी से कहती है कि सोने सी अपनी देह झुर्र झुर्र कर जला दूं या गुलजारी देवर की न्याय सुई सलाई के पीछे जान खपा लूं। सट तो यूं जेठ जी की जिन
दीन दुनिया बिसरा में मनुक्खों की जाति से हंस खेल लेती हूँ। झूठ यूं की खसम का दिया, राजपाट छोड़ मैं कोठे पर तो नहीं जा बैठी। मित्रों के चरित्र में स्पष्टता के साथ साथ सच बोलने का साहस भी है। वह जैसी है वैसी ही दिखती है। अपनी चंचलता को वह किसी आवरण में नहीं ढकती। वह दुराव छिपाव से नहीं बल्कि खुलेपन से अभिलाषाओं को व्यक्त करती है। मित्रों की माँ एक वेश्या है। मित्रों बिना किसी शर्म और संकोच के इस बात को स्वीकार करते हुए कहती है, 7 नदियों की तारू तवे सी काली मेरी माँ। और मैं गोरी चिट्ठी उसकी कोख पड़ी। कहती है, इलाके के बड़भागी तहसीलदार की मुँह दरा है। मित्रों, स्वच्छंद विचारों की इस स्त्री में सत्य को स्वीकार करने का अदम्य साहस है। वह हंसी मजाक में ऐसे प्रश्नों को समाज के सामने रखती जाती है जिनका उत्तर तो दूर, उन्हें सही से समझना भी सभ्य समाज अच्छा नहीं समझता। परंतु यह प्रश्न कहीं न कहीं सामाजिक मर्यादाओं के ऊपर संदेह अवश्य पैदा कर देते हैं कि ऐसा नहीं है कि मित्रों केवल अपने लिए सोचती है, वह स्वार्थी है, अपितु वह अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य को भी पूरी तरह निभाना चाहती है। जब उसका देवर कुलजारी और उसकी पत्नी घर को कर्जे में डूबो वहाँ से भाग जाते हैं, तब वह अपनी जमा पूंजी सौंप अपने परिवार को संकट से उबारती भी है। वह सरदारी से शिकायती अंदाज में कहती है, महाराज जी, न थाली बांटते हो न नींद बांटते हो, दिल के दुखड़े ही बांट लो। मित्रों ने एड़ियाँ उठा पड़ छती पर से टीन की संदूकची उतारी, ताली लगा लाल पट्ट की थैली निकाली और घर वाले के आगे रख कर बोली, यह दमड़ी दांत परवान करो लाल जी। कौन इस नावे के बिना मित्रों की बेटी कुंवारी रह जाएगी। यह प्रसंग स्पष्ट करता है कि उसमें कर्तव्य बोध और दया भाव भी विद्यमान है तथा परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को वह निभाना जानती है। अपनी जेठानी की माँ बनने की खबर सुन मित्रों के मन में पैदा मातृत्व भाव उसके चरित्र को एक नया रंग देता है। उसकी दैहिक अतृप्ति अब माँ बनने की आकांक्षा से जुड़ जाती है। इसके लिए वह सरदारी लाल को हर तरह से रिझाने का प्रयास करती है। अपनी सास धनवंती के आगे वह कहती है कि पैदा करने को तो वह भी 100 कौरवों को जन्म दे सकती है, परंतु उसके पति की असमर्थता ही इसमें सबसे बड़ी बाधा बनती जा रही है। वह धनवंती से कहती है कि ईश्वर से फल मांगने से अच्छा है अपने बेटे को समझाइए। अम्मा, जिस दाते का नाम लेती हो उसमें आँख से कीने देखा असली पैगंबर तो तुम्हारे बेटे ठहरे। जब चाहें पौधा रोप दे। माँ बनने की लालसा में मित्रों नैतिक अनैतिकता के भेद को भूल कर कहती है कि जरूरी नहीं कि स्त्री को माँ का सुख उससे मतलब उसके पति से ही प्राप्त हो। अगर पति इन सब में असमर्थ है तो स्त्री अपने मातृत्व बोध को किसी और पुरुष से संबंध स्थापित कर पूर्ण कर सकती है। ठीक, सही बात है भाई। अब पुरुष में गड़बड़ी है तो क्या करिए। इसमें किसी तरह के दोष की बात नहीं। पुनीता जैन के मित्रों के संदर्भ में पुनीता जैन ने मित्रों के संबंध में लिखती हैं कि मित्रों है कृष्णा शोभती की सर्वाधिक चर्चित स्त्री पात्र, जो अपनी देह कामनाओं को लेकर सहज है। अपनी दैहिक पहचान और इच्छाओं के साथ साथ वह एक औरत, एक इंसान है और एक माँ होना चाहती है, बिना किसी परंपरा मूल्यगत दबाव के। मित्रों की यह उन्मुक्तता और ली की स्वच्छंदता पूरे पितृसत्तात्मक समाज के रूढ़िगत ढांचे
को हिलाकर रख देती है। उसकी यही बेबाकी उसे विशिष्ट बनाती है। स्पष्ट रूप में कहा जाए तो वह स्त्री को देवी या दासी समझने वाले संस्कार को नहीं मानती। वह इच्छाओं के दमन में नहीं अपितु उसे व्यक्त करने, उन्हें जीने और उन्हें पूरा करने में विश्वास रखती है। उसका सौंदर्य बोध उसे नैतिकता अनैतिकता के बंधनों से मुक्त करता है। वह कहती है, जब तक मित्रों के पास यह इलाही ताकत है, मित्रों मरती नहीं। मित्रों के इस चाल चलन को जब उसके ससुराल वाले और अधिक सहन नहीं कर पाते तो उसे बहाने से मायके भेज देते हैं। मित्रों के मन में मायके जाकर अपनी दैहिक अतृप्ति को शांत करने की इच्छाएं प्रबल हो जाती है। उसकी माँ उसे पर पुरुष को सौंपने को भी तैयार हो जाती है, परंतु मित्रों चाह कर भी प्राय पुरुष के पास नहीं जा पाती। उसके भीतर ससुराल में मिला प्रेम भाव और सरदारी के प्रति पत्नीत्व का भाव जाग उठता है। भाव जो है जाग जाता है। उसकी आंखों के आगे उसकी माँ का वह रूप आ जाता है जहाँ सब कुछ होते हुए भी आज वह अकेली है। उसकी माँ का वह रूप आ जाता है ठीक जहाँ सब कुछ होते हुए भी वह अकेली है। अपने जमाने में पुरुषों के घेरे से घिरी मित्रों की माँ के पास बुढ़ापे का कोई सहारा शेष नहीं है। यह सब बातें उपन्यास के अंत में मित्रों को उसके पति की बाह में वापिस उसके पति की बाह में वापिस ले आती है। ठीक, मित्रों का पत्नित्व प्रेम इन शब्दों से स्पष्ट होता है। कहीं मेरे साहब जी को नजर न लगे इस मित्रों पर जाने की। ठीक, इस प्रकार मित्रों का चरित्र एक अतृप्त स्त्री, उपेक्षित पत्नी, मातृत्व की चाह तथा जिम्मेदार बहू का मिश्रित रूप है। कृष्णाशोक्ति मित्रों के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहती हैं, मित्रों व्यक्ति की जिस छटपटाहट की प्रतीक है वह यौवन उफान नहीं, व्यक्ति की अस्मिता का अक्स है जिसे नारी की पारिवारिक महिमा में भुला दिया जाता है। हाथ से मेहनत और देह से सुखदान इतना सा ही है उसका यशोगान। अतः स्पष्ट है कि कृष्णाशोक्ति की मित्रों में अपनी अस्मिता को बनाए रखने का भरपूर साहस है। वह निर्भीक और स्वच्छंद होकर अपनी कामनाओं को अभिव्यक्त करती है। उसका चरित्र प्रतिरोध नहीं करता, बस अपनी अस्मिता का एहसास जगाए रखना चाहता है। मित्रों जैसी सशक्त पात्र पहली बार साहित्य जगत में देखी जा सकती है। स्वतंत्रता के साथ साथ वह न्याय की पक्षधर भी है। अधिकारों के प्रति सजगता उसके चरित्र की विशिष्टता है और इसी सजगता के प्रति वह समाज में अन्य नारियों का मार्ग प्रशस्त करने का मादा भी रखती है और तथा उन्हें वस्तु रूप में नहीं अपितु एक मनुष्य के रूप में पहचाने जाने हेतु संघर्ष करने के लिए प्रेरित भी करती है। गीता सोलंकी के अनुसार अविरल बहती वासना सरिता में कूदने की आकांक्षी वह सारे संसार आदर्शों वह परंपरागत मूल्यों से चिढ़कर अपने विद्रोह भूमि पर नैतिकता को चुनौती देती हुई आधुनिक चेतना संपन्न नारी का मार्ग प्रशस्त करती है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मित्रों के माध्यम से कृष्णाशोक्ति जी ने हिंदी साहित्य को एक ऐसे स्त्री पात्र से परिचित करवाया जो देवी या दासी की संज्ञा से ऊपर उठाना सिखाता है तथा अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व और अस्मिता बोध को बनाए रखने हेतु सतत संघर्षशील है। वास्तव में कृष्णाशोक्ति की मित्रों हिंदी साहित्य की अमूल्य रत्न कही जा सकती है। डॉक्टर गुरमीत सिंह का यह लेख आपके सामने मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं पुनः साहित्यिक सहृदय से निवेदन करता हूं कि यह रिकॉर्डिंग मैं दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग साथियों के लिए किया हूं, तो कृपया आप उन्हें अवश्य शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार।